Good morning, friends. So, today we can again start with the fourth chapter, and that name is genetics. तो genetics में आज हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके रिलेटेड जो भी लॉज है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और बाद में उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलो आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा ये टॉपिक का नाम है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब वन, दैट मींस इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब ये जो टेक्निक है वो टेक्निक का नाम है क्रॉसिंग ऑफ द पी प्लांट्स। मतलब यहाँ पे क्या क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ द सिंगल जीन मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब होता है कि व्हेन अ क्रॉस that is made by the two parents and that should be differ in single characters and that is called as monohybrid cross। मतलब है दो पेरेंट्स के बीच यहाँ पे हम क्रॉस करवाए और जिसमें एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे जो मेंडल ने क्रॉस किया था, जो हमने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था, आगे के टॉपिक्स में हमने वो दिखाया आपको कि बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जिसमें उसने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था। और यहाँ पे उसने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फाइनली प्रैक्टिकल जो परफॉर्म किया वो था टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स के बीच में। और ये जो टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स के बीच में उसने जो क्रॉस करवाया जिसे हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके लिए उसने किया क्या? तो पहले उसने कलेक्ट किया सीड्स को एंड दैट प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ क्रॉस और उसको ग्रो किया। फिर ग्रो करने के बाद वो जो जनरेट हुए प्लांट्स जिसको उसने किया फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, दैट मींस इट्स अ F1 प्लांट्स। और ये जनरेशन को उसने क्या किया, F1 प्लांट्स, दैट इज फर्स्ट फेलियर प्रोजेनी, सो दैट इज F1 जनरेशंस। तो ये उसने किया परफॉर्मली। अब ये जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया उसने कि दो टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स के बीच यहाँ पे क्रॉस करने के बाद उसने ऑब्जर्वेशन किया, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किया। और इसमें एक जो ऑब्जर्वेशन था वो इतना परफेक्टली ऑब्जर्वेशन था, आप देख सकते हो कि F1 के लिए इंपॉर्टेंट है कि दो एक टॉल और एक ड्वार्फ दो प्लांट्स के बीच यहाँ पे क्रॉस करवाए। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट ये मिला कि जो सभी प्लांट थे वो सभी प्लांट्स टॉल ही मिले। यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट्स मतलब छोटा प्लांट्स का कोई रिजल्ट मिला ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि F1 है दैट इज रिसेंबल द डोमिनेंट पेरेंट्स। मतलब यहाँ पे जो टॉल प्लांट था वो यहाँ पे डोमिनेंट हुआ, ड्वार्फ प्लांट था वो रिसेसिव प्लांट हुआ। यहाँ पे कोई भी रिजल्ट हमें ड्वार्फ प्लांट्स का मिला नहीं। तो वो आपको याद रखना है कि F1 में सभी रिजल्ट कैसे मिले, सभी टॉल प्लांट्स वाले मिले। मतलब F1 दैट शुड बी रिसेंबल विद द डोमिनेंट पेरेंट। और मेंडल ने ये जो सेल्फ पोलिनेशन करवाया था जिसमें F1 में हमने अभी जो बात की वहां पे डोमिनेंट रिजल्ट ही मिला। फिर उसने क्या किया, F2 जनरेशन मतलब फिर से उसने क्रॉस करवाया। जो F1 में मिला प्लांट्स, इसमें से दो प्लांट्स लिया, टॉल प्लांट ही थे वो लेकिन वो हाइब्रिड बोल सकते हैं उसको। वो दोनों हाइब्रिड प्लांट्स लिया और उनके बीच उसने क्रॉस करवाया जिसको हम बोलते हैं F2 जनरेशंस। अब F2 जनरेशन में क्या मिला? तो F2 जनरेशन में थोड़ा रिजल्ट है वो F1 से टोटली डिफरेंट मिला। डिफरेंट इस तरह से हम बोल सकते हैं क्योंकि F1 में जो रिजल्ट मिला था वो सभी चारों प्लांट कैसा मिला, टॉल प्लांट मिला। लेकिन यहाँ पे F2 जनरेशन में तीन प्लांट जो मिला वो टॉल प्लांट मिला, लेकिन यहाँ पे एक प्लांट है वो ड्वार्फ प्लांट्स मिला। तो उसका मतलब ये हुआ कि 1/4 हमें 25% दैट इज ड्वार्फ प्लांट मिला और 70% यहाँ पे टॉल प्लांट्स मिला। इसका मीनिंग ये हुआ कि F2 जनरेशन है वो दोनों साइड मिला हमें, आइदर टॉल और ड्वार्फ। So all the offspring that should be either tall or dwarf, none were in between the height। इसका मतलब ये भी हुआ, उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि या तो प्लांट हमें टॉल मिला या तो ड्वार्फ मिला, लेकिन बीच वाला कोई हाइट वाला हमें यहाँ पे प्लांट मिला नहीं। और यहाँ पे एक चीज ये हुई कि ये जो रिजल्ट मिला इसमें हमने अभी जो बात की वो
3 हमें प्लांट टॉल मिला और 1 हमें ड्वार्फ मिला, इसीलिए उसको प्रोपोर्शन की हम बात करें तो किस तरह से लिख सकते हैं F2 जनरेशन में। नाउ व्हाट आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। सो व्हाट आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज जीन। सो जीन दैट इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। सो मेंडल ने यहाँ पे प्रपोज किया कि ये जो होता है वो स्टेबली पास होता है, मतलब एक जनरेशन में से दूसरे जन में यहाँ पे स्टेबली पास हुआ, वेदर इट इज टॉल और ड्वार्फ, कोई यहाँ पे चेंज नहीं मिला, that is unchanged from parent to offspring through the gametes over the successive generation। आगे आगे उसने प्रैक्टिकल किया लेकिन यहाँ पे उसको कोई चेंज नहीं मिला, और इस थिंग को उसने क्या किया, that thing name is factors, उसने नाम दिया उसको फैक्टर्स। एंड अभी हम ये फैक्टर्स को क्या बोल रहे हैं, जीन्स। सो जीन्स दीज आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। और उसने ये जो इंफॉर्मेशन थी, दे कंटेन दी इंफॉर्मेशन, जीन मतलब क्या है, सो दे कंटेन दी इंफॉर्मेशंस दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन ऑर्गेनिजम्स। तो वहां पे जो एक्सप्रेस हुआ इसको हम बोलते हैं जीन्स। मतलब जीन क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। ऐसे ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, एमसीक्यू में इस तरह से आ सकता है। सो जीन दैट इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी, genetics that is study of heredity and variations। So heredity that is the transmission of characters from one generation to the next generations। Factors that is the trait determining thing, जो trait है वो determine करता है whether it is dominant or recessive। एलिस का मतलब होता है alternative forms of gene। उसके बाद बात करें phenotypes। So phenotype that is physical appearance of the characters। Genotype that is genetic constituents of characters। होमोजाइगस, सो यहाँ पे जो सिमिलर एलिस होते हैं वेदर इट्स प्योरली डोमिनेंट और प्योरली रिसेसिव, दैट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस दैट इज डिसिमिलर एलिस, सो हियर इज वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव, सो दैट इज द हेटेरोजाइगस। बैक क्रॉस हम उसको आगे भी देखेंगे डिटेल्स में, लेकिन अभी आपको मैं सिर्फ बता देता हूं कि बैक क्रॉस का मीनिंग क्या होता है। सो यहाँ पे जो F1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिला था उसके साथ किसका क्रॉस करना है, एनी ऑफ द टू पेरेंट्स, एनी ऑफ द टू पेरेंट्स। जो F1 में हमने मिला था जो रिजल्ट उसको हम हाइब्रिड बोल सकते हैं क्योंकि वो हेटेरोजाइगस है, और इसका जो क्रॉस है वो एनी ऑफ द टू पेरेंट्स वेदर इट इज डोमिनेंट और वेदर इट इज प्योरली रिसेसिव, तो उसके साथ हम करें क्रॉस, दैट इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। इसके बाद टेस्ट क्रॉस की बात करूं यहाँ पे, तो सिमिलरली क्रॉसिंग ऑफ F1 मतलब F1 जनरेशन जो में मिला था उसका जो क्रॉस करना है रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, याद रखना है दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस में हमने क्या किया, दो पेरेंट्स में से किसी एक को लिया जनरेशन के साथ क्रॉस करने के लिए, जिसको हमने बैक क्रॉस कहा। लेकिन टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, F1 जनरेशन के साथ ओनली एंड ओनली रिसेसिव पेरेंट्स को लेना है। So that cross is named as test cross। So that is the main difference between the back cross and test cross। जो आगे हम देखेंगे वो डिटेल में देखेंगे दोनों के बारे में। अब what is the dominant character? डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट मतलब क्या है, वो एक्सप्रेसिव कैरेक्टर्स जो एक्सप्रेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं डोमिनेंस कैरेक्टर। सो यहाँ पे अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस की हम बात करें और डाई हाइब्रिड क्रॉस, मैं आपको दोनों समझा देता हूं जिसकी वजह से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और डिफरेंस भी आपको पता चले। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो हमने अभी देखा आगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस दैट इज द क्रॉस बिटवीन द टू प्लांट्स, और वो जेनेटिकली कैसा हो, डिफरेंट हो, विथ ओनली एंड ओनली वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स डिफर हो, जिसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है वो टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यहाँ पे डिफर हो। So crossing between the two plants and they are genetically different with two contrasting characters, that is called as dihybrid cross। Dominant को हमने जो अभी बोला expressive characters, that is called as dominant, and recessive मतलब जो express नहीं होते हैं जिसको हम बोलते हैं recessive characters, जिसको हम suppressive भी बोल सकते हैं। Locus का मतलब क्या होता है, यहाँ पे position of the gene on chromosome, so that is called as locus। ये रहा। What are the alleles? मतलब genes, gene which code for a pair of contrasting traits, that is known as alleles। So यहाँ पे जो जीन होते हैं जिसका एक कोड होता है
पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जिसको हम कोड नाम दिया है, पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स दैट इज कॉल्ड एज एलिस। तो डिफरेंट एलिस हो सकते हैं। सो दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं फॉर्म्स में, उसको हम एलिस बोलते हैं। सो इफ वी यूज द अल्फाबेटिकली, तो यहाँ पे जो डोमिनेंट होते हैं जिसको हमने कैपिटल लेटर से, जिसको हम क्या करते हैं कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं, डोमिनेंट होते हैं। और जो रिसेसिव होता है उसको हम क्या करते हैं स्मॉल अल्फाबेट से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ हाइट, तो यहाँ पे जो टॉल प्लांट है वो डोमिनेंट है, इसीलिए हम उसको कैपिटल टी से लिखेंगे। और ये जो स्मॉल प्लांट है वो ड्वार्फ प्लांट है, जिसको हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। सो दैट्स व्हाई इन प्लांट द पॉसिबल पेयर ऑफ द एलिस फॉर हाइट, यहाँ पे कितने पेयर हो सकते हैं हाइट्स के बारे में, तो या तो प्योरली वो क्या है टॉल प्लांट है, तो इसमें हम दोनों में होमोजाइगस लिख सकते हैं कि दोनों कैपिटल टी से हम लिख सकते हैं, या वो कंप्लीटली प्योरली वो रिसेसिव है, मतलब दोनों को हम स्मॉल टी से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर वो हाइब्रिड टॉल प्लांट है तो जिसको हम कैपिटल टी स्मॉल टी से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल कितना हुआ, 3 फॉर्म हुआ, 2 प्योरली हुए, मतलब एक प्योरली डोमिनेंट प्योरली रिसेसिव और एक हुआ हाइब्रिड। मेंडल ने दूसरे भी प्रपोज किया ट्रू ब्रीडिंग के बारे में, तो उसने प्रपोज किया कि ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ड्वार्फ वेराइटीज के बारे में, और यहाँ पे जो एलिक पेयर ऑफ जीन फॉर हाइट था वो आइडेंटिकल था और होमोजाइगस था। उसने क्या किया, जो टॉल प्लांट था उसको कैपिटल टी से, दोनों कैपिटल टी से यहाँ पे आइडेंटिकल किया, और जो रिसेसिव प्लांट था उसने स्मॉल टी से यहाँ पे उसने आइडेंटिकल किया। अब बारी है होमोजाइगस जीन पेयर्स की। तो होमोजाइगस जीन पेयर, तो यहाँ पे 2 जीन्स होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये एग्जांपल आप देखो तब जाके पता चलेगा। फॉर एग्जांपल पोले काउ दैट माइट कैरी अ जीन पेयर दैट इज कैपिटल पी, मतलब वो दोनों डोमिनेंट होंगे, ओके। और फॉर अ काउ टू हैव अ हॉर्न, जो पास वाला है, सो सी मस्ट कैरी 2 रिसेसिव जीन। तो यहाँ पे जो पहला है वो डोमिनेंट है और दूसरा है वो रिसेसिव है। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो पहला है वो प्योरली डोमिनेंट है, मतलब वो दोनों कैपिटल पी से यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरा जो है प्योरली रिसेसिव है, मतलब यहाँ पे जीन है वो एक्सप्रेस नहीं हुए हैं, इसीलिए उसको प्योरली रिसेसिव हम कहेंगे। दूसरा भी कैरेक्टर्स आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो एयरलोब, यहाँ पे जो ईयर्स की बात है, तो यहाँ पे जो डिटेच ईयर लोब है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिटेच जो होते हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वो प्योरली है तो हम कैपिटल ई से लिख सकते हैं, वो डोमिनेंट है, या वो हाइब्रिड है तो कैपिटल ई स्मॉल ई से हम उसको लिख सकते हैं जीनोटाइप्स में। और अटैच ईयर लॉब है, वो बहुत कम लोगों में दिखाई देता है, इसीलिए वो रिसेसिव है, तो जिसको हम स्मॉल ई से हम उसको लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी जो कहा वो जीनोटाइप होते हैं। और फिनोटाइप्स की हम बात करें तो अटैच ईयर लॉब है, वो कैसे हैं, वो डिटेच ईयर लॉब, वो फिनोटाइप्स है। So Punnett square board that is commonly known as checkerboard, ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब ये Punnett square board क्या है, तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ गैमेट्स होते हैं that produced by the parents, so the formation of the zygotes and the progeny so can be referenced in a diagram and that is called as Punnett square board, that is commonly called as checkerboard। वो डेवलप किया था ब्रिटिश साइंटिस्ट ने और इसका नाम था रेजिनाल्ड सी पनेट्स, इसीलिए उसको पनेट स्क्वायर बोर्ड कहा जाता है। सो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है, तो वहां पे इंडिकेट हो सकते हैं कि ऑल द पॉसिबल यूनियन ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, जो भी पॉसिबल्स है उसको हम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम उसको बता सकते हैं। इजी है कि ये आपको याद रखना है, रीजिनल सी पनेट्स ने ये डिराइव किया था पनेट स्क्वायर मेथड्स। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो F2 जनरेशन में जो हमें मिला था, जो हमने क्रॉस किया था टॉल प्लांट, F1 जनरेशन में जो हमें सभी टॉल मिले थे, इसमें से हमने 2 प्लांट्स के बीच क्रॉस किया था और हमें जो रिजल्ट मिला था, इसमें से एक प्लांट हमें प्योरली टॉल मिला, 2 प्लांट हमें हाइब्रिड मिला। तो हमने देखो यहाँ पे टॉल है लेकिन वो हाइब्रिड स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी से यहाँ पे लिखा है, और एक था वो प्योरली रिसेसिव, मतलब वो स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये जो हमें रिजल्ट मिला था उसको हम यहाँ पे पुट आउट करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, पनेट स्क्वायर बोर्ड, मतलब ये है जीनोटाइप्स।
तो फिनोटाइप रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 3:1 है और जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहला जो है वो कैपिटल है मतलब 1 प्योरली डोमिनेंट है, दूसरा जो 2 है वो प्योरली रिसेसिव है सो 1:2 और तीसरा जो है वो प्योरली रिसेसिव है सो जीनोटाइप रेशियो हुआ 1:2:1। अब इसके एमसीक्यू के बारे में देखते हैं। व्हाट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस? क्रॉस बिटवीन द टू पेरेंट्स डिफर इन टू कैरेक्टर्स। Option 2 self pollinations, so cross between two parents and cross between the two parents differing single characters। तो यहाँ पे हमें पता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हो सकता है, सो दैट इज द क्रॉस बिटवीन द टू पेरेंट्स दैट शुड बी डिफर इन सिंगल कैरेक्टर्स। दूसरा जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज F2 F1 F5 और पेरेंट्स, तो राइट आंसर है। तीसरा जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, मैंडल सेल्फ पोलिनेटेड the tall F1 plants to form one F1, option 2 F2, option 3 F3 और option 4 is F4। तो सेल्फ पोलिनेटेड करवाया था F1 प्लांट्स का और हमें रिजल्ट जो मिला था वो था F2, तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो सकता है F2। चौथा जो एमसीक्यू है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस? सो पहला जो है जीन्स, एलील, क्रोमोसोम्स, फिनोटाइप्स। तो हमने अभी पढ़ा कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस का है वो है जीन्स, तो राइट आंसर होता है जीन्स। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड जीन, फैक्टर, क्रोमोसोम और एलिस, तो यहाँ पे राइट आंसर है एलिस। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। कल हम नया टॉपिक लेके फिर से आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।